तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायनामिक कंपोनेंट्स इन एंगुलर के बारे में, यानी कि ये ऐसे कंपोनेंट होने वाले हैं जो डायनामिकली हम लोड करेंगे। अब तक क्या होता था कि जो भी हमें कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले करने का है हम वहाँ पे कंपोनेंट का नाम लिखते थे और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है हमें कि हम एक बटन पे क्लिक करेंगे और वो बटन क्लिक करने के बाद कोई कंपोनेंट ऐड हो जाना चाहिए। तो समझो कि बटन पे मैंने एक ऐड एम्प्लॉय ऐसा बटन है यहाँ पे, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट डायनामिकली ऐड हो जाना चाहिए वहाँ पे। हमने वो कंपोनेंट वहाँ पे लिखा भी नहीं था लेकिन फिर भी वो वहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो कुछ यही टेक्निक हम एंगुलर में यूज़ कर सकते हैं जिसे हम डायनामिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, राउटर आउटलेट यहाँ पे लिखेंगे और जो URL में डालेंगे वो कंपोनेंट ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो वो बराबर है, राउटर आउटलेट में जो यहाँ पे URL में लिखते हो वो राउटर आउटलेट की जगह पे होता है, वो भी एक टाइप का डायनामिक कंपोनेंट ही है। लेकिन हर बार हम URL में नहीं लिखेंगे कि लॉगिन, रजिस्टर, ऐड एम्प्लॉय, हम हर बार यहाँ पे लिखेंगे तो वो हो सकता है वो एक बार, लेकिन हम नहीं लिखेंगे ऐसा। मुझे बिना URL में लिखे ही कंपोनेंट को ऐड या फिर डिलीट करने का है, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम करने वाले। तो उसके लिए मैंने एक ये ऑलरेडी ऐप बना के रखा है, इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 5 ऑप्शंस दे के रखे हैं जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। देखिए URL में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, ऑटोमेटिक कंपोनेंट ऐड हो गया है और ये इसका इंडेक्स है, ये उस कंपोनेंट का नाम है। अब वापस से मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ तो ये दूसरा कंपोनेंट ऐड हो गया, अब इसका इंडेक्स चेंज हो गया। इसीलिए मैंने ये इंडेक्स दिया है ताकि 2 सेम कंपोनेंट हो तो भी अलग अलग इंडेक्स हो, ताकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। फिर लैपटॉप करूँगा तो लैपटॉप को भी एक यूनिक नेम आ जाएगा। फिर ये और ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो ये कितनी भी बार क्लिक करूँ कितने भी कंपोनेंट जनरेट हो जाएंगे और हर एक को अलग अलग नाम मिलता रहेगा। और अगर हमें ये क्लोज़ करने का है कंपोनेंट अब, तो मैं ये बटन पे क्लिक करूँगा तो वो कंपोनेंट क्लोज़ हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो वो भी क्लोज़ हो जाएगा। ये क्लिक करूँगा तो ये है। तो इस तरीके से हम सारे कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से सारे यानी कि हमने डायनामिकली कंपोनेंट को ऐड किया और डायनामिकली उसे क्लोज़ करके मेमोरी से डिलीट भी कर दिया। तो यही चीज़ हम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट कैसे बनाने का वो देखेंगे, उसके बाद हम ये लिस्ट कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे हम। तो अभी हम शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अब हम वीडियो को चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं NGNew और ट्यूटोरियल्स नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ एंगुलर में। CSS यूज़ करेंगे हम इसमें। तो अब ये प्रोजेक्ट होने को टाइम लगेगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया है। अब हम इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, मैं इसे रन करता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से रन भी हो गया है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो उसे भी हटा देता हूँ। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट अब रेडी हो गया है, तो हम कोड करना चालू कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट्स नाम का एक मॉड्यूल बनाया है ताकि मैं आगे जो ट्यूटोरियल्स के होंगे उसमें भी अलग अलग मॉड्यूल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बता रहा हूँ मैं। तो डायनामिक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बन गया। इसके अंदर हम जो भी कोड करना है वो इधर कर लेंगे। तो मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये डायनामिक कंटेनर नाम का कंपोनेंट तैयार हो गया है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा था ये सारा कोड जो है वो इस कंटेनर नाम के कंपोनेंट में लिखना है मैंने। तो ये जो डायनामिक कंपोनेंट्स का मॉड्यूल था उसके अंदर मैंने ये डायनामिक कंटेनर एक्सपोर्ट कर दिया है ताकि मैं ये ऐप डॉट कंपोनेंट में डिस्प्ले कर पाऊँ। यहाँ पे अब मैं वो कंपोनेंट डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ पे डायनामिक कंटेनर नाम का एक कंपोनेंट मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब डायनामिक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसी में वो सारा कोड लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, इसके अंदर मोबाइल, लैपटॉप, वॉच, बर्गर और ओवन बोल के। तो ये सिंपल एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि यहाँ पे ऐसे दिखेगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक डिवीजन एलिमेंट बना दिया है जिसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे ये वाला एरिया जो डिस्प्ले हो रहा था वो। लेकिन जब हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल कंपोनेंट ऐड होना चाहिए डिस्प्ले इस एलिमेंट के अंदर। लेकिन हमें वो बताना पड़ेगा एंगुलर को कि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करने का है। तो उसके लिए हम एक डायनामिक एलिमेंट बनाने वाले हैं जो कि एंगुलर में कंसेप्ट होता है ng कंटेनर नाम से। ये वाला ng कंटेनर, ये कंटेनर DOM एलिमेंट में ऐड होगा नहीं, यानी कि इंस्पेक्ट करके देखोगे तो ng कंटेनर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये ऐड होता है ताकि यहाँ पे आप अलग डिवीजन लिख सकते थे लेकिन वो DOM एलिमेंट में ऐड हो जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं टेम्पलेट वेरिएबल बना देता हूँ। तो हमने ये ng कंटेनर इसीलिए बनाया है ताकि जो भी हम यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट जनरेट करें उसे डिस्प्ले करने के लिए इस एलिमेंट को यूज़ करो। इस एलिमेंट के अंदर कंटेनर नाम का जो एलिमेंट है उसके अंदर उस डायनामिक कंपोनेंट को इंसर्ट करो और वहाँ पे डिस्प्ले कर दो। बस यही हम बता रहे हैं।
तो ये HTML का बस इतना ही पार्ट था। अब मैं जल्दी से CSS लिख लेता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं, जल्दी से लिख दूंगा। तो ये ब्लैक बॉर्डर नाम का क्लास बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एलिमेंट है, ये जो होस्ट एलिमेंट है। होस्ट एलिमेंट का मतलब जिस एलिमेंट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ये जो डायनामिक कंटेनर कंपोनेंट एलिमेंट है, इस पूरे एलिमेंट को ये अप्लाई हो जाएगा। डिस्प्ले ब्लॉक होके ये बॉर्डर हो जाएगा, यानी कि ये देखिए पूरा बॉर्डर इस पर डिस्प्ले हो गया, ताकि ये हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद मैंने इसकी विड्थ जो है वो 30% कर दी और हाइट 90। तो ये विड्थ मैंने चेंज करके 500 पिक्सल कर दिया ताकि ये कुछ इस तरीके से दिख सके। तो अब विड्थ 500 पिक्सल और हाइट 90 व्यू पोर्ट हो गई। उसके बाद हम चारों तरफ इसकी एक मार्जिन डाल देंगे 1 रैम की। उसके बाद मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज ऐड की है डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से। इसको मैं पहले फ्लेक्स डिस्प्ले करूँगा, फिर फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम, यानी कि जो भी हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो कॉलम के हिसाब से अप्लाई होगी। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यानी कि ये 2 एलिमेंट जो है ये स्पेस अराउंड हो जाएंगे और सेंटर में आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से। अब ये दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने इसको विड्थ वगैरह दिया नहीं है अच्छे से, तो वो बॉर्डर वगैरह भी देता हूँ मैं। तो इसमें मैं एक डायनामिक कंपोनेंट्स इन एंगुलर ये टाइटल भी दे देता हूँ। तो अभी जो टाइटल ऐड किया उसको बॉर्डर पैडिंग और बॉर्डर रेडियस दे दिया। ये जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको मैंने विड्थ जो है वो 50% कर दिया है, मार्जिन हॉरिजॉन्टली ऑटो और वर्टिकल 0, यानी कि ये सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, बॉर्डर रेडियस और कुछ बॉक्स शैडो। तो अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब दिख रहा है आपको कि किधर है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो LI आइटम्स है इसको भी मैंने ये वाला स्टाइल दे के रखा है, तो ये कुछ अब इस तरीके से दिखेंगे। इसकी विड्थ भी 100%, हाइट डिस्प्ले फ्लेक्स। लिस्ट आइटम जो है वो लास्ट चाइल्ड को छोड़ के बाकी सबको बॉर्डर बॉटम दे देंगे। टाइल्स.css में मैं सारे एलिमेंट्स को मार्जिन और पैडिंग 0 कर रहा हूँ, तो अब ये कुछ अच्छे से दिखेगा बराबर। तो ये डिफ़ॉल्ट पैडिंग वगैरह ऐड हो रहा था इसलिए वो गलत दिख रहा था। जब हम लिस्ट आइटम पे हॉवर करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन अब ये टॉप और बॉटम में थोड़ा कर्व नहीं हो रहा है इसलिए वो भी कर देता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट चाइल्ड पे हॉवर करेंगे तो टॉप लेफ्ट और टॉप राइट रेडियस, और लास्ट चाइल्ड पे हॉवर करेंगे तो बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट कर्व हो जाएंगे। तो अब ये बराबर हॉवर भी हो रहा है। उसके बाद जो डिस्प्ले का एरिया था उस पर ये एक ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगा दी, हाइट और विड्थ वगैरह इसको लगा दिया है। तो अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये बॉर्डर हटा देता हूँ इनकी मैं, तो ये बॉर्डर हटा दी मैंने, तो अब ये बराबर दिख रहा है। यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कंपोनेंट जिसके अंडर डायनामिक कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो CSS में बस इतना ही था। अब हमें CSS की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम टाइपस्क्रिप्ट को में ही देखेंगे। अब ये जो हमने ng कंटेनर यहाँ पे बनाया था उसे टेम्पलेट वेरिएबल दिया था कंटेनर, तो इसकी मदद से हमें इसे एक्सेस करना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट में। तो व्यू चाइल्ड का जो एक डेकोरेटर मिलता है हमें एंगुलर में, उसकी मदद से हम वो कंटेनर का एलिमेंट एक्सेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं व्यू चाइल्ड यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे टेम्पलेट वेरिएबल का नाम है कंटेनर, और इसका नाम भी मैंने कंटेनर ही रखा है, और इसे व्यू कंटेनर रेफरेंस का टाइप दिया है। लेकिन जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो ये HTML एलिमेंट के हिसाब से एक्सेस होगा, लेकिन हमें बस इसका एक व्यू चाहिए, यानी कि उस व्यू के अंदर हम एक डायनामिक कंपोनेंट इंसर्ट कर सके। एंगुलर में जो कंपोनेंट होता है वो सिर्फ HTML का कंपोनेंट नहीं होता जो हमें दिख रहा है, वो HTML, टाइपस्क्रिप्ट और CSS को मिलाकर जो बनता है वो कंपोनेंट होता है। लेकिन हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ HTML का पार्ट चाहिए जिसे हम व्यू बोलते। तो उसके लिए हमें इसमें और एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है जिसमें रीड प्रॉपर्टी है व्यू कंटेनर रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि ये कंटेनर नाम का टेम्पलेट वेरिएबल है, इसे व्यू कंटेनर रेफरेंस के हिसाब से रीड करो, यानी कि HTML एलिमेंट के हिसाब से मत देखो इसे, सिर्फ व्यू कंटेनर रेफरेंस, क्योंकि कंपोनेंट बनाने के लिए हमें इस क्लास की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम इस टाइप में इसे रीड कर रहे हैं। और इसके अंदर हम स्टैटिक को भी ट्रू करेंगे। अब ये स्टैटिक ट्रू का मतलब होता है कि ये जो कंपोनेंट हमारा है ये स्टैटिकली अवेलेबल है, यानी कि हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, ये डायनामिक ऐड नहीं होने वाला। कंटेनर नाम का एलिमेंट जो है वो स्टैटिक है, हमने लिख के रखा है, इसलिए स्टैटिक इक्वल टू ट्रू। तो बार बार ये चेक नहीं करेगा वो कंपोनेंट अवेलेबल है कि नहीं, एक ही बार में चेक करेगा। तो अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट क्रिएट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये कंपोनेंट भी चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप, वॉच वगैरह, ये 5 कंपोनेंट में अभी बना लेता हूँ। ये वॉच बन गया, लैपटॉप, बर्गर, ये ओवन, ये 5 कंपोनेंट हमारे बन गए। तो अब जब इसमें क्लिक करेंगे तो वो कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम फंक्शंस वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कंपोनेंट नाम का फंक्शन बनाया है, इसे हम कॉल करेंगे जब भी हम उस अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब ये कंटेनर जो है हमारा व्यू कंटेनर, उसके अंदर एक मेथड होती है जो कि सबसे मेन मेथड है इस वीडियो की, वो है क्रिएट कंपोनेंट। तो इस कंटेनर के अंदर जो भी कंपोनेंट क्रिएट करना है वो ये मेथड क्रिएट कर देगा। तो इसके अंदर हमें वो कंपोनेंट का टाइप डालना पड़ेगा। तो इस केस में मैं अभी सिर्फ मोबाइल कंपोनेंट के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मोबाइल कंपोनेंट लिख देता हूँ। ये इंपोर्ट भी हो गया और ये टाइप इसमें ऐड हो गया।
तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर मोबाइल कंपोनेंट नाम का कंपोनेंट क्रिएट करो ये मेथड कॉल करने के बाद। बस इतना ही था, लेकिन हो सकता है उसमें ऑलरेडी कोई कंपोनेंट हो। क्लियर मेथड कॉल करूँगा। क्लियर होने से क्या होगा कि ऑलरेडी जो कंपोनेंट थे वो डिलीट होंगे और ये नई मेथड इसमें, नया कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाएगा। तब ये मेथड हमें कॉल करने की है। तो ये क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट कंपोनेंट कॉल होगी। तो ये मोबाइल यहाँ पे है। तो अब मैं आउटपुट देखता हूँ, मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मोबाइल वर्क्स यहाँ पे आ गया है। तो मोबाइल पे क्लिक करने के बाद मोबाइल वर्क्स आ रहा है। अब वापस क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी जो था वो डिलीट हो गया और इसमें नया कंपोनेंट ये ऐड हो गया। अब ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये मोबाइल वर्क्स से आ रहा है। जब हम लैपटॉप का ऐड करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, तो हम वो अभी करेंगे। तो लैपटॉप पे भी मैं जब क्लिक करूंगा तो क्रिएट कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, तो आउटपुट देखूंगा तो मोबाइल पे हो गया और लैपटॉप पे किया तो भी मोबाइल वर्क से आ रहा है, यानी कि क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया था मोबाइल कंपोनेंट, तो ये हमें डायनामिकली चाहिए। तो जब हम क्रिएट कंपोनेंट कॉल करेंगे तो यहाँ से हम वो कंपोनेंट का नाम जो है वो पास करेंगे पैरामीटर में और उस नाम के ऊपर से हम टाइप ले लेंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ये प्रोडक्ट नेम्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिससे कि हमें कंपोनेंट के नाम आसानी से मिल सके। ये बार बार यूज़ करेंगे हम, इसलिए स्ट्रिंग पास करने के अच्छा हम मोबाइल यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होगा उससे। जब मैं यहाँ पे, तो मैंने क्रिएट कंपोनेंट में एक पैरामीटर ऐड कर दिया है कंपोनेंट नेम बोल के, और यही हम यहाँ पे भी पास करने वाले हैं, प्रोडक्ट नेम्स डॉट मोबाइल। तो इसे मैं लैपटॉप में बस लैपटॉप कर देता हूँ, यानी कि जब लैपटॉप क्रिएट करने का हो तो हम प्रोडक्ट नेम में लैपटॉप पास करेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक और मेथड लिखनी पड़ेगी, गेट कंपोनेंट टाइप बोल। ये यहाँ पे मैंने गेट कंपोनेंट टाइप नाम की मेथड बनाई है जो कि एक नेम इनपुट लेगी और टाइप रिटर्न करेगी। तो स्विच केस किया है क्योंकि हम बाद में बाकी के कंपोनेंट्स भी ऐड करने वाले। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि नेम जो पास किया है वो मोबाइल के बराबर है कि नहीं, ये जो नेम है वो। तो अगर वो मोबाइल है तो टाइप को मोबाइल कंपोनेंट कर दो और फिर पूरा होने के बाद वो टाइप रिटर्न कर दो। अगर लैपटॉप हुआ तो लैपटॉप। तो लैपटॉप के लिए बस दूसरा केस डाल देंगे जो कि ये इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट नेम मोबाइल हुआ तो मोबाइल कंपोनेंट रिटर्न होगा, लैपटॉप हुआ तो लैपटॉप। वो यहाँ पे हम कॉल करेंगे। ये देखिए मैंने कंपोनेंट टाइप वेरिएबल बनाया है जो कि गेट कंपोनेंट टाइप मेथड कॉल करेगा नेम पास करके, तो हमें टाइप मिल जाएगा और ये जो टाइप मिलेगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अब मैं सेव करता हूँ, आउटपुट देखता हूँ, मोबाइल पे आ गया। अब लैपटॉप पे करूँगा तो ये देखिए लैपटॉप वर्क्स आ गया यहाँ पे। अब वॉच का भी मैं ऐड कर देता हूँ, पांचों कंपोनेंट का ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच, बर्गर और ओवन, पांचों का क्रिएट कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिया है। अब ये केस यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं 5। तो ये देखिए मैंने गेट कंपोनेंट में ये 3 केसेस ऐड कर दिया। अगर वॉच हुआ तो वॉच कंपोनेंट, बर्गर हुआ तो बर्गर कंपोनेंट, ओवन हुआ तो ओवन कंपोनेंट, और ये टाइप रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे आउटपुट। मोबाइल पे क्लिक किया तो मोबाइल आ रहा है, लैपटॉप पे क्लिक किया तो लैपटॉप, वॉच पे क्लिक किया तो वॉच। तो अभी ये जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, मैं इसका जो कंटेंट है इस कंपोनेंट का वो भी चेंज कर देता हूँ और कुछ ये पहले जो ऐड होते थे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ मैं। तो ये जो मोबाइल कंपोनेंट है इसके अंदर मैंने इनपुट प्रॉपर्टी डाल दी नेम, ताकि जब भी क्रिएट करेंगे हम नाम तो ये नेम इसको इनपुट देंगे जो कि हम उसे डिस्प्ले करेंगे HTML में। तो ये कुछ ऐसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, नेम को टाइटल के पाइप में डाल रहा हूँ जो कि पहला कैरेक्टर इसको कैपिटलाइज करते। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब जब ये कंपोनेंट ऐड होगा मोबाइल का तो उसे हमें कुछ CSS भी देना पड़ेगा। तो वो हमें ग्लोबल CSS में लिखना पड़ेगा, style.css में। यहाँ पे मैं वो CSS लिखूंगा। तो उसके कंटेंट को मैं सबसे पहले फ्लेक्स करके स्पेस बिटवीन वगैरह सेंटर वगैरह कर रहा हूँ। बॉर्डर दिया, मार्जिन दिया और पैडिंग दे दिया। हाइट 50 पिक्सल और विड्थ 400 पिक्सल। ये फॉन्ट जो है इसके 4 प्रॉपर्टीज, एक्स लार्ज, कर्सिव, इटैलिक वगैरह ये सब कर दिया है मैंने। तो अब जब इस पे मैं ऐड करूँगा मोबाइल तो ये देखिए मोबाइल का ये कंपोनेंट कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसका कंटेंट नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो ऐड ही नहीं किया कंटेंट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो क्रिएट कंपोनेंट किया है, ये मेथड जो है वो जो कंपोनेंट क्रिएट करेगी उसका एक रेफरेंस रिटर्न करेगी। तो वो मैंने इस वेरिएबल में लिया है कंपोनेंट का। अब उस कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इंस्टेंस बोल के, तो कंपोनेंट का इंस्टेंस होगा और उसके अंदर हम इनपुट या जो आउटपुट प्रॉपर्टीज हमारी है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने जो इनपुट प्रॉपर्टी बनाई थी नेम, उसे मैंने इधर इनिशियलाइज कर दिया, उसे मैं ये कंपोनेंट नेम दे रहा हूँ। तो जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में नेम लिखते हैं स्टैटिकली, यहाँ पे डायनामिक कर रहे हैं इसलिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। तो अब मैं आउटपुट देखता हूँ, मोबाइल को देखिए मोबाइल आ रहा है। वापस अभी लैपटॉप क्लिक करूँगा तो नहीं आएगा, तो मैं लैपटॉप का भी बस सेम स्टाइल कर देता हूँ। तो पांचों कंपोनेंट में मैंने HTML और इनपुट प्रॉपर्टीज ऐड कर दिया है और यहाँ पे CSS के लिए मैंने ये पांचों कंपोनेंट में एक ही CSS अप्लाई कर रहा हूँ।
आउटपुट में देखूँ तो ये मोबाइल कंपोनेंट, अब देखिए लैपटॉप नया कंपोनेंट आ गया, ये वॉच नया कंपोनेंट, पहले के सारे कंपोनेंट हट गए वो क्लियर मेथड की वजह से, ये बर्गर और ये ओवन। तो इस तरीके से हमारे सारे कंपोनेंट डायनामिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। बस हमें इतना कोड लिखने का था, पहले हमने सारे कंपोनेंट्स को क्लियर किया, फिर उसका नया कंपोनेंट का टाइप लिया, उसे क्रिएट किया और उसकी इनपुट प्रॉपर्टी इनिशियलाइज कर दी। बस इतना सा किया है तो कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। लेकिन हमें मोबाइल पे क्लिक करूँगा तो मोबाइल ऐड होगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो बाद में ऐड होने वाला है, और इसमें जो क्लोज का फीचर है वो भी अप्लाई करने का है। तो ये रियल डायनामिक कंपोनेंट होगा कि हम क्रिएट भी कर रहे हैं और क्लोज भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्रिएट कर पा रहे हैं, इसे क्लोज नहीं कर सकते हम, और अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं कर सकते। तो अभी हम वही देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो हम अलग अलग जब कंपोनेंट्स बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमें मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ेगा, यानी कि एक वेरिएबल में उसे स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसे डिस्प्ले भी कर सके। तो वो वेरिएबल जो है वो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो ये मैंने कंपोनेंट्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया है, जिसको मैंने एक मैप दे दिया है जो कि 2 इनपुट ले सकता है, एक स्ट्रिंग होगा और एक कंपोनेंट रेफरेंस होने वाला है। तो ये क्या है कि पहला स्ट्रिंग जो है वो उस कंपोनेंट का नाम होगा, और कंपोनेंट रेफरेंस उस कंपोनेंट का रेफरेंस जो हमें यहाँ पे मिला ये कंपोनेंट में, यही हम इसे स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो पहले कंपोनेंट के लिए ये होगा, दूसरा कंपोनेंट में ये दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्ट्रिंग और कंपोनेंट रेफरेंस, तीसरे में तीसरा। तो कुछ इस तरीके से हम एक एरे बना रहे हैं। मैप जो है वो एक प्रकार का एरे ही है जिसमें एक एलिमेंट में 2 एलिमेंट हो सकते, पहले एलिमेंट में 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते। तो ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। उसके बाद मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि हम हर एक को यूनिक नाम दे सके, इस तरीके से 0, 3 वगैरह। यूनिक नाम देने के लिए इंडेक्स वेरिएबल को 0 डिफ़ॉल्ट दे दिया है। अब जब हम कंपोनेंट क्रिएट करने वाले तो ये क्लियर मेथड जो इसे हटा देता हूँ, क्योंकि हमें क्लियर करने का नहीं है, अभी जो कंपोनेंट आए उसे डिस्प्ले करते जाने का है। तो अभी देखिए मोबाइल करूँगा तो ये डबल हो जाएगा, बस इतना ही करने का था, लेकिन ये अभी सिर्फ ऐड होते जा रहा है, यानी कि ये 2 कंपोनेंट सेम ही है। ये नाम देखिए मोबाइल, हमें यूनिक नेम भी डालना पड़ेगा इनका, और फिर यहाँ पे क्लोज बटन भी डालना पड़ेगा, जो कि क्लिक करने के बाद हमें क्लोज करना पड़े। तो कंपोनेंट टाइप के बाद मैं एक यूनिक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। तो यूनिक नेम क्या करेगा, कंपोनेंट नेम लेगा और डैश करके ये इंडेक्स डाल देगा उसमें, और फिर उसके बाद कंपोनेंट्स नाम का जो हमने मैप बनाया था उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, यूनिक नेम डालेंगे और कंपोनेंट का रेफरेंस डालेंगे ताकि वो सेव हो सके, और उसके बाद जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसे इंक्रीमेंट करेंगे ताकि बाद में जब हम डालें तो वो नया, बाद में जब हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो नया इंडेक्स उसमें स्टोर होगा। तो हमने बस ये यूनिक नेम का जो वेरिएबल है वो ऐड किया है और ये कंपोनेंट सेट करके इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया है, और फिर कंपोनेंट नेम की जगह पे हम यूनिक नेम डालेंगे। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये देखिए मोबाइल 0, 1, 2, 3, और अब ये इस तरीके से आ रहा है, अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो यूनिक नेम तो इसमें डल गया है। तो अब यह क्लोज की फंक्शनैलिटी में अप्लाई करता हूँ। तो मोबाइल की TS फाइल में जो इनपुट प्रॉपर्टी बनाई थी, अब मैं आउटपुट प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। इंपोर्ट कर लिया जो कि क्लोज्ड होगी, और ये एमिट करेगी, एक ऑब्जेक्ट एमिट करेगी। ये क्लोज मेथड कॉल करेंगे हम जब भी हम वो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो, और ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी एमिट करेगी एक ऑब्जेक्ट जिसमें ये फंक्शन, ये जो कंपोनेंट है उसका ही नाम होने वाला है, ताकि क्लोज जब हम यहाँ पे वो रिसीव करेंगे तो क्लोज डिलीट कंपोनेंट के लिए हम वो जो नाम एमिट किया वही हम सेंड करेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कौन सा कंपोनेंट डिलीट करने का है। तो HTML में ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये H4 में मैंने क्लिक नाम का एक यहाँ पे पहले X लिख दिया है, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज नाम का मेथड कॉल होगा। अब आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे देखिए होवर करने के बाद ये आ रहा है। तो ये फीचर जो है CSS में हमें डालना पड़ेगा, वो डाल देता हूँ। तो ये देखिए सारे ऐप मोबाइल लैपटॉप के अंदर जो H4 टैग है इनको मैंने ये CSS लगा दिया। आप देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और जब इस पर होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो अब ये देखिए ये बराबर हो गया। अब होवर करेंगे तो चेंज हो गया। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अभी तो कुछ होगा नहीं, तो ये हम अभी लिखेंगे। ये CSS थी इतनी। अब जब भी हम यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहे थे वहीं पे हम यह क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो आउटपुट प्रॉपर्टी है उसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जब भी वो इवेंट एमिट करेगा तो ये रिस्पांस में हमारे पास आ जाएगा। और जैसे ही रिस्पांस में कोई रिस्पांस वगैरह आ जाएगा, यानी कि इस केस में कंपोनेंट नेम होने वाला है जो कि हमने यहाँ पे नेम भेजा था वो, तो जैसे ही कंपोनेंट नेम रिस्पांस में आ जाएगा हम डिलीट कर देंगे उस कंपोनेंट को, क्योंकि हमें वो क्लोज ही करने का है। तो मैं वो डिलीट कंपोनेंट की एक मेथड बना लेता हूँ। तो ये डिलीट कंपोनेंट बना दिया है जो कि कंपोनेंट नेम इनपुट लेगा और उस कंपोनेंट को डिलीट करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कंपोनेंट्स नाम का जो मैप है उसके अंदर कंपोनेंट नेम नाम की की है कि नहीं, जो कि हमने की में डाला था सबसे पहले।
तो उसके लिए एक मेथड है हैज़ बोल के। तो दिस कंपोनेंट हैज़ कंपोनेंट नेम, यानी कि इस कंपोनेंट में ये कंपोनेंट नेम नाम की है कि नहीं। तो सिंपल भाषा में हम लोग देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट है कि नहीं, अगर है तो ही डिलीट करो, वरना क्या डिलीट करने का। हैज़ मेथड जो है वो की रिटर्न करेगी और गेट मेथड जो है वो उसका वैल्यू जो था, यानी कि हमारा ये कंपोनेंट रेफरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में पहले की होती है और फिर वैल्यू होता है। तो वैल्यू इस केस में कंपोनेंट खुद उसका रेफरेंस है, तो वो कंपोनेंट का रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अंदर जो मेथड होती है डिस्ट्रॉय, जो कि उस मेथड कंपोनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी मेमोरी से। तो अगर उस कंपोनेंट में ng डिस्ट्रॉय वगैरह मेथड होगा वो भी कॉल हो जाएगा ये करने के बाद। इसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है हम उस प्रॉपर्टी को ही डिलीट करेंगे यहाँ से। ये कंपोनेंट्स की जो डिलीट मेथड है वो इस प्रॉपर्टी को डिलीट कर देगी कंपोनेंट नेम को। तो सबसे पहले हमने कंपोनेंट को देखा कि वो कंपोनेंट है कि नहीं, अगर है तो उस कंपोनेंट को ही डिलीट कर दो और उसके बाद वो प्रॉपर्टी को डिलीट कर दो और ये यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी रिस्पॉन्स आ जाएगा तो रिस्पॉन्स के अंडर का जो नेम एलिमेंट है वो यहाँ पे ये जो कि कंपोनेंट का नेम होने वाला है वो हम पास कर रहे हैं डिलीट कंपोनेंट को, जो कि डिलीट कर देगा। अब मैं देखता हूँ वो हो रहा है कि नहीं काम। तो मोबाइल के अलग अलग कंपोनेंट है, तो ये क्लिक किया तो ये डिलीट, ये देखिए डिलीट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये तो अभी ये लैपटॉप और वॉच को भी मैं वो क्रॉस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैंने पांचों कंपोनेंट को अप्लाई कर दिया है। तो ये पांचों कंपोनेंट क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, कौन से भी कंपोनेंट पे करूँगा तो वो डिलीट। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स हमारे डिलीट भी हो रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो ही जो मेन मेथड है वो है क्रिएट मेथड, क्रिएट कंपोनेंट और डिलीट। दोनों कंपोनेंट नेम लेंगे। क्रिएट कंपोनेंट जो है सबसे पहले कंपोनेंट का टाइप लेगी, फिर यूनिक नेम जनरेट करेगी, कंपोनेंट क्रिएट करेगी, इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी इनिशियलाइज, और फिर कंपोनेंट्स नाम के एरे में उसे सेट करेगी और इंडेक्स को इंक्रीमेंट। और डिलीट कंपोनेंट क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कंपोनेंट है कि नहीं, अगर है तो उस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करो और फिर उस प्रॉपर्टी को डिलीट कर दो। बस इतने फीचर हमने अप्लाई कर दिए इस पर। और गेट कंपोनेंट टाइप तो हमारे मालूम ही है। तो कुछ इस तरीके से ये कंपोनेंट डायनामिकली ऐड हो रहे हैं। अब इस केस में हम ये सिंपल कंपोनेंट बनाया है, बड़े बड़े कंपोनेंट्स भी आप बना सकते हैं जो कि डायनामिकली ऐड होंगे और ये क्लोज फंक्शनलिटी से वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही।